अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो बच्चों, हमने पोइट्री स्टार्ट की थी कल की क्लास के अंदर, ब्लू, और हमने उसके बारे में काफ़ी चीज़ें जो है डिटेल में डिस्कस की थी, पैराफ्रेजिंग की थी, फिगर्स ऑफ स्पीच देखी थी। लेकिन उसमें क्योंकि टाइम हमारी जो क्लास का था जितना, उसके अंदर हम सिर्फ पैराफ्रेजिंग और फिगर्स ऑफ स्पीच ही कर सकते थे। उसके जो साइड बॉक्सेस वाले क्वेश्चन थे ना, वो हमने कल की क्लास में मिस कर दिए थे। तो आज हम पहले उन बॉक्सेस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम जाएंगे क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीडिंग की तरफ। ओके, अच्छा, तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से ही, बाय ब्रायन ए हैकॉक, ब्लू पोइट्री। ठीक है, ब्लू पोम। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पर आया है ना, वाइल रीडिंग में था, व्हाट डिटेल्स स्टैंड आउट टू यू इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोम। तो जब आपने पोम जो है वो पढ़ना शुरू की थी इस पोइट्री के अंदर, आपको कौन सी चीज़ें थी जो आपको बहुत अच्छी लग रही थी, जो आपको बहुत स्टैंड आउट कर रही थी, आपको अच्छा लग रहा था, उसमें क्या चीज़ें थी, वो कौन सी डिटेल्स थी? तो पहले स्टैंजा के अंदर जो उसके बारे में बात की जा रही थी कि शी वॉज बोर्न पिंक सॉफ्ट विद ऑल हर टोज। ठीक है, और उसकी आंखों के बारे में कि उसकी आंखें उसकी मदर की तरह हैं, सॉरी आंखें उसके फादर की तरह हैं और नोज़ उसकी मदर की तरह है। जो ये सारी डिटेल्स है ना, ये अट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन अब ये मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि मुझे क्या चीज़ जो है वहाँ पे स्टैंड आउट करती हुई नजर आ रही है। हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है कि आपको इसमें कोई और चीज़ अच्छी लग रही हो। ठीक है, जैसे हेयर ऑफ ब्राउन है, ये सब चीज़ें जो है डिटेल्स हैं। ठीक है, तो ये स्टैंड आउट कर रही है, ये आपको एक इमेज क्रिएट करने में हेल्प आउट कर रही है, राइट? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी दे सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मुझे तो ये जो पिंक कलर है और जो उसके टोज की डिटेल्स दी गई हैं, फिर उसके बाद उसकी आइज़ की रिजेम्बलेंस विद फादर, और फिर नोज़ की रिजेम्बलेंस विद मदर, और साथ में वो जो ब्राउन हेयर की बात की जा रही है, तो ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर डिटेल्स जो है स्टैंड आउट करती नजर आ रही हैं। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है, हाउ डज द टोन ऑफ द पोम चेंज व्हेन द डॉक्टर डिलीवर्स न्यूज़ अबाउट द चाइल्ड। तो किस तरीके से जो पोइट्री है उसकी टोन चेंज हो रही है एकदम से, कि जब डॉक्टर एक न्यूज़ देता है पेरेंट्स को आके कि जो उनकी बेटी है वो ब्लाइंड है, वो नहीं देख सकती। तो इसका जो आंसर है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है, आप देख सकते हैं। At first, the tone is joyful and loving. अगर आप देखें ना पहले स्टैंजा की, तो पहले स्टैंजा के अंदर जिस तरीके से फादर ने डिटेल्स दी हैं अपनी डॉटर के बारे में, वो बहुत ही जॉयफुल है। वो नज़र आ रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल बातें चल रही हैं। ठीक है, वो जैसे एक बच्ची पैदा हो रही है और जो फादर उस पर खुश है, वो सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र नहीं आ रही, उसमें कोई भी चीज़ ऐसे नज़र नहीं आ रही कि जो कि डिफरेंट हो। लेकिन फिर आगे क्या होता है, when the doctor says my angel had been born blind, the tone becomes sad. तो इस टाइम पे जब वो न्यूज़ आती है तो उस टाइम पे क्या है, टोन बिल्कुल स्विच हो जाती है। अब वो सैडनेस की तरफ चली जाती है। और हमने उस फादर के एक्सप्रेशंस देखे थे, डिफरेंट एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे ना, जिसमें एंगर भी था, जिसमें सैडनेस भी थी, जिसमें ग्रीफ भी था। ठीक है, और फिर एक्सेप्टेंस भी थी। अच्छा, तो वो सैड, शॉक्ड एंड एंग्री, अब ये तीन तरह की टोन है जो हमने उस स्टेंजा के अंदर देखी कि फादर जो था वो शॉक था, वो सैड था, वो एंग्री था। ठीक है, वो क्यों, ये सब चीज़ें क्यों गुजर रही थी? क्योंकि वो एक शॉकिंग न्यूज़ थी। हर इंसान का ना एक प्रोसेस होता है, जब वो कोई इस तरह की कोई सैड न्यूज़ सुनता है तो वो इन सारे इस प्रोसेस से गुजरता है। पहले शॉक में होता है, फिर उसके बाद वो सैडनेस, और उसके बाद वो मैडनेस के आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस आती है, राइट? तो ये उन्हीं सारी स्टेजेस से वो फादर वहाँ पे गुजरा। आई क्राइड फॉर अ वाइल एंड देन आई गॉट मैड, दिस वॉज नॉट माई आइडिया ऑफ बींग अ डैड। ठीक है, तो ये लाइन्स हमें क्या शो करा रही हैं, ये उस फादर की फीलिंग्स, पोइट्री की जो टोन चेंज हो रही है ना, वो दिखा रही है कि फादर किस तरीके से ग्रीफ में चला गया, सैडनेस नजर आ रही है। तो ये सारी टोन थी इसकी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इमोशंस डू यू थिंक द नरेटर experiences and how are they conveyed in the poem। अब जो इमोशंस थे वो नरेटर के, अब देखिए सबसे पहले जो नरेटर है वो कौन है, वो फादर है, राइट? तो उसने कौन कौन से जो एक्सप्रेशंस हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो इमोशन जो फील किए वहाँ पे, ठीक है, और वो किस तरीके से कन्वे किए गए हैं इस पोइट्री के अंदर। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। The narrator feels joy at birth, shock and sadness on hearing about blindness, anger and determination. I started a flight to be her eyes in life. अच्छा, अब देखिए जो हमें डिफरेंट टोन्स उसके अंदर नजर आ रही है ना, जो फीलिंग्स नजर आ रही हैं। शुरू में फादर वाज हैप्पी, राइट? जब बच्ची पैदा हो रही है तो उस टाइम पे फादर के जो एक्सप्रेशंस थे वो क्या थे, वो हैप्पी था। लेकिन जब उसको उसकी ब्लाइंडनेस के बारे में पता चलता है तो उसके अंदर एंगर नजर आ रही है, मैडनेस नजर आ रही है, उसमें फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद डिटर्मिनेशन हमें नजर आ रही है, जब वो कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बेटी की आंखें बनूंगा। तो वहां पर क्या है, हमें उसकी डिटर्मिनेशन, उसका लव नजर आ रहा है। ठीक है, These are shown through direct, sorry, कहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है, frustration when he couldn't explain blue, and finally pride and love when she
रीगेन्स साइट, और उसके बाद हमें वो उसकी प्राइड वाली फीलिंग्स भी नजर आती हैं एंड पे, जहाँ पे उसकी बेटी को दोबारा से आंखें मिल जाती हैं. These are shown through direct statements of crying, getting mad and loving actions. तो हमें ये सारी की सारी फीलिंग्स जो हैं वो फादर की नजर आ रही हैं थ्रू आउट द पोइट्री. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है. What significance does the color blue seem to hold for the narrator and the child? अब यहाँ पे जो ब्लू है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, जो ब्लू का वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो किस लिए इस्तेमाल किया गया है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है नरेटर के लिए, फादर के लिए और बच्चे के लिए. ठीक है, उस बच्ची और फादर के लिए उस ब्लू कलर की इंपॉर्टेंस क्या है. अच्छा, फॉर द नरेटर ब्लू इज हिज आई कलर. ही सेज लुक एट माई आईज फॉर दे आर ब्लू. The day you were born, they washed over you. So blue color is not just the color of his eyes, but also it symbolizes his love. ठीक है, वो जो मैनली लव है ना फादर का, वो क्या है, वो इसमें सिंबलाइज हो रहा है. ठीक है, फॉर द चाइल्ड ब्लू बिकम्स लव. शी सेज लव वाज द कलर ब्लू. सो ब्लू मीन्स प्रोटेक्शन, लव एंड द बॉन्ड बिटवीन फादर एंड डॉटर. तो ब्लू वाज नॉट जस्ट अ कलर. ठीक है, इट वाज अ सिंबल ऑफ लव, प्रोटेक्शन ऑफ फादर टुवर्ड्स हिज डॉटर. ठीक है, तो ये इसके अंदर था. फिर क्या है, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस थे, हम उनको भी देख लेते हैं. रिफ्लेक्ट ऑन द नरेटर्स जर्नी फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड टू द मोमेंट शी गेन्स साइट. हाउ डज दिस इम्पैक्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोम. तो जो नरेटर है उसका जो जर्नी है बच्चे की पैदाइश से लेकर जब तक उसने दोबारा उसको आंखें नहीं मिल गई तब तक, तो उसका क्या इम्पैक्ट है आपकी अंडरस्टैंडिंग में पोइट्री की, तो ये आपने बताना है. तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं. अच्छा, द जर्नी शोज स्ट्रगल टू होप. अब देखें, अगर आप देखें शुरू में देखें जब बच्ची पैदा हुई थी सब कुछ नॉर्मल था, उसके बाद जब ये न्यूज़ मिलती है दैट शी हैज़ टू स्ट्रगल हर होल लाइफ बिकॉज शी वाज ब्लाइंड. तो जब बच्ची की ब्लाइंडनेस के बारे में पता चलता है तो वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट होती है, उस बच्ची की नहीं सिर्फ उस फादर की भी. ठीक है, तो पूरी फैमिली की जो स्ट्रगल है वो नज़र आती है और फिर उसके बाद क्या है, वो हमें एक होप की तरफ लेके जाती है. अच्छा, द फादर गोज फ्रॉम जॉय, ग्रीफ, एंगर, डेडिकेशन, फ्रस्ट्रेशन टूवर्ड्स प्राइड. ठीक है, तो ये जो सारे एरोज में लिखी हुई है चीज़ें, ये सब क्या है, इन सब फीलिंग से गुजर के वो फादर उस प्राइड वाली फीलिंग तक पहुंचा है. ठीक है, वो ग्रीफ था, वो एंगर था, फिर उसके बाद डेडिकेशन थी, उसके बाद क्या था, फ्रस्ट्रेशन भी थी, और उसके बाद वो क्या है, वो प्राइड वाला मूवमेंट आता है. ठीक है, इट शोज दैट लव मीन्स बिकमिंग द आईज फॉर समवन एंड दैट लव इटसेल्फ कैन हेल्प समवन सी. दिस मेक्स द पोम अबाउट parental love and sacrifice. ठीक है, this poem is all about sacrifice and father's love towards his daughter. एक फादर का जो प्यार है अपनी बेटी के लिए, कि जब वो ब्लाइंड है, जब वो देख नहीं सकती, और फिर जब वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो उसमें उसकी जो फ्रस्ट्रेशन थी कि why he was unable to explain his daughter. ठीक है, तो इसके बाद क्या, और एंड पे जहाँ पे नज़र आता है कि उसकी जब आंखें वापस आ जाती हैं तो उसका जो वो प्राउड मूवमेंट होता है वो भी क्या है, वो हमें फादर का लव जो है वो उसको डिपेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये सारी फीलिंग्स थी जो शुरू से लेकर एंड तक आई. अच्छा, कंसीडर द रोल ऑफ द कलर ब्लू इन द पोम. हाउ डज इट इवॉल्व थ्रू आउट द नैरेटिव. अब क्या है, आपने बताना है कि जो कलर ब्लू है इस पोइट्री के अंदर उसका क्या रोल है और इसने वो किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है थ्रू आउट द नैरेटिव. पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर वो ब्लू कलर किस तरह से इवॉल्व हुआ. अच्छा, मैंने आप लोगों को ना इसमें अपनी भी इंटरप्रिटेशन दी थी कि जिस तरीके से एक स्टीरियोटिपिकल हमारी रिप्रेजेंटेशन है ना कलर्स की, कि ब्लू कलर को एसोसिएट किया जाता है लड़कों के साथ और पिंक कलर को एसोसिएट किया जाता है लड़कियों के साथ. बिल्कुल उसी तरीके से वो स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमें थोड़ी सी इसमें नज़र आ रही है, क्योंकि जब वो बच्ची पैदा हुई तो उसके साथ जो कलर एसोसिएट किया जा रहा था वो पिंक था. ठीक है, फिर जो फादर की, चाहे वो हम आइस कह लें या फादर के लव के लिए उस कलर को चूज़ किया गया, लेकिन वो फिर से हमें क्या है, वो बाइनरी क्रिएट कर रहा है, वो स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर्स जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है. अच्छा, तो इसमें रोल क्या था ब्लू कलर का वो देख लेते हैं. एट फर्स्ट ब्लू इज जस्ट अ कलर द चाइल्ड कैन नॉट सी एंड द फादर कैन नॉट एक्सप्लेन. अगर हम शुरू में बात करें ना, जहाँ पे ब्लू कलर को इंट्रोड्यूस कराया गया था, अगर सरफेस लेवल की बात करें तो सरफेस लेवल पर वो ब्लू कलर सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है उस चीज़ की जो कि बच्ची को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था फादर. ठीक है, एक चीज़ है जो बच्ची को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, क्यों, दैट इज़ डिफरेंट. वो उस चीज़ वो डिफरेंट है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कलर है, वो तो देखने की चीज़ है. देन इट बिकम्स द फादर्स आईज वॉचिंग ओवर हर. फाइनली it evolves into love itself. So it goes from a physical color to a symbol of care to the meaning of love. तो क्या हुआ कि जब जैसे जैसे स्टोरी जो है वो आगे मूव कर रही थी इस पूरी पोइट्री के अंदर, तो क्या हुआ, हमें नजर आया कि वो जो कलर था दैट वाज नॉट जस्ट अ कलर.
ठीक है, दैट वाज नॉट जस्ट अ कलर जिसको एक्सप्लेन ना किया जा रहा हो, बट वो फीलिंग्स है, वो लव है, वो प्रोटेक्शन है उस फादर का टुवर्ड्स हिज डॉटर. Let's move forward. What do you think the poem is trying to convey about love and its connection to the color blue? अच्छा, अब जो इस पोइट्री का है, इसमें जो ब्लू कलर है उसको किस तरीके से जो है वो लव के साथ उसको कनेक्ट किया गया है. ये सेम वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसमें किस तरीके से लव को कन्वे कराया जा रहा है और इसका कनेक्शन क्या है ब्लू कलर के साथ. तो इट इज एग्जैक्टली द वे प्रीवियस क्वेश्चन वाज रिटन. इसमें क्या है, द पोम शोज दैट लव इज हाउ वी सी इवन विदाउट फिजिकल साइट. द चाइल्ड सॉ विद हर हार्ट बिकॉज ऑफ हर फादर्स लव. ब्लू, द फादर्स आईज, लव, प्रोटेक्शन. ठीक है, अब ब्लू का जो कलर है यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फादर की आंखों को, उसके प्यार को, उसकी प्रोटेक्शन को. ठीक है, सो लव गिव्स इनसाइट एंड मीनिंग बियॉन्ड साइट. तो क्या है, जो प्यार है वो आपको इनसाइट भी दे देता है और मीनिंग दे देता है जो कि साइट से भी ज़्यादा बड़ा है, जो आपको देखे बगैर भी आपको चीज़ समझ में आ सकती है. ठीक है, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोम कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स ओवरऑल इम्पैक्ट. अब जो पोइट्री का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से ओवरऑल थीम को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. The poem is written in rhyming couplets and follows a narrative structure: birth, problem, struggle, resolution. तो जिस तरीके से आपको जब नैरेटिव राइटिंग में पढ़ा रही थी, मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई थी जिसको हम नैरेटिव आर्क भी कहते हैं और इसके अलावा हम उसको प्लॉट भी कह सकते हैं. ठीक है, तो वो क्या था, वो ये था. लेट मी ड्रॉ दिस. कोई भी स्टोरी होती है ना, वो स्टार्ट होती है इस तरह प्लेन, फिर वो यूँ पीक पे जाती है और फिर उसी तरह नीचे आती है और यूँ रेजोल्यूशन. सिमिलरली इस पोइट्री के अंदर भी यही था. पहले बच्ची की बर्थ वाली सारी स्टेज थी जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, फिर प्रॉब्लम आती है. ठीक है, फिर वो स्ट्रगल आती है जो कि पीक पॉइंट आता था कि बच्ची ब्लाइंड है, अब क्या होगा. फिर रेजोल्यूशन आती है. ठीक है, फिर क्या है, ये आपकी एंड पे रेजोल्यूशन है, फिर यहाँ पे सोल्यूशन आना शुरू होता है, नजर आता है. ठीक है, और फिर एंड पे रेजोल्यूशन होती है. तो जिस तरीके से आपकी एक स्टोरी के अंदर सबसे पहले आपके पास क्या आता है, एक्सपोजिशन होती है जिसके अंदर बच्ची पैदा हो रही थी, फिर क्या है, फिर राइजिंग एक्शन आता है जहाँ पे प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कराई जाती है, फिर क्लाइमैक्स आता है जहाँ पे प्रॉब्लम पीक पे होती है, फिर फॉलिंग एक्शन आता है जहाँ पे प्रॉब्लम रिजॉल्व होने की तरफ जाती है, और फिर एंड पे रेजोल्यूशन आता है जहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल रिजॉल्व हो जाती है. ठीक है, तो बिल्कुल स्टोरी के अंदर भी इसी तरह से चीज़ें हुई. अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड. रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस. अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे थे जो आपने बुक पे भी देखे होंगे, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग वाले पोर्शन के अंदर. यस, ये हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो हम इन क्वेश्चन को 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, कमेंट्स ऑन द इनिशियल चैलेंज द नरेटर फेस्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. तो जब बच्ची पैदा हुई थी उस टाइम पे जो फादर ने इनिशियल चैलेंजेस फेस किए थे उस पर कॉमेंट करना है. तो द इनिशियल चैलेंज वॉज दैट द चाइल्ड वॉज बोर्न ब्लाइंड. द नरेटर हैड टू एक्सेप्ट दिस एंड चेंज हिज रोल फ्रॉम जस्ट अ डैड टू हर आईज इन लाइफ एंड हर हार्ट ऑफ साइट. तो जब बच्ची पैदा होती है तो फादर को वो एक धचका तो लगता है, एक शॉक तो लगता है, लेकिन वो क्या करता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और अब उसको पता चलता है कि ही इज़ नॉट जस्ट अ डैड, ही इज़ आईज ऑफ हिज डॉटर एज वेल. ठीक है, तो उसको अपनी बच्ची की आंखें भी बनना है. तो यहाँ पे जो ये रियलाइजेशन है ना, ये उसका इनिशियल चैलेंज था. फिर अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट टू ओवरकम द चैलेंज पास्ड बाय द चाइल्ड बीइंग ब्लाइंड. अच्छा, अब जो नरेटर का जो चैलेंज था सबसे बड़ा, उसने उसको कैसे ओवरकम किया, उसकी जो अटेम्प्ट थी ओवरकम करने की वो क्या थी. अच्छा, और वो चैलेंज क्या था कि उसकी जो बेटी है वो ब्लाइंड है, राइट. ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू टीचिंग हर एवरीथिंग. उसने अपनी पूरी जिंदगी जो है ना वो डेडिकेट कर दी थी अपनी बेटी को कि वो उसको सिखाएगा हर चीज़. ही बिकेम हर गाइड एंड डिस्क्राइब द वर्ल्ड टू हर. अब वो क्या था, जो फादर था वो अपनी बेटी की गाइड बन गया. वो उसको दुनिया की हर चीज़ डिस्क्राइब कर रहा था कि ये चीज़ जो तुम नहीं देख सकती वो कैसी लगती है देखने में. He said each day was spent teaching all that I knew. और उसने इस बात को किस तरीके से कहा है, उसने इस पोइट्री के अंदर इस बात को इस तरह से कहा है कि मेरा हर दिन जो है वो किस तरीके से गुजर रहा था कि मैं उसको वो चीज़ें सिखाऊं जो मैं जानता हूँ. उसने वो हर चीज़ अपनी बच्ची को सिखाई जो उसको पता थी. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस हाउ द इवेंट मार्क्ड अ पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट इन द नरेटर्स एंड द चाइल्ड्स लाइफ. अच्छा, अब ये जो एक इवेंट था जिसके अंदर जो पॉजिटिव इवेंट था उसकी लाइफ के अंदर, उसने किस तरीके से जो एक टर्निंग पॉइंट की तरह एक्ट किया नरेटर की लाइफ में भी और बच्ची की लाइफ में भी. द पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट वाज ऑन हर 16th बर्थडे व्हेन दे गॉट अ लेटर फ्रॉम अ डॉक्टर हु कुड रीस्टोर हिज साइट. अब वो जो टर्निंग पॉइंट था वो उसकी 16th बर्थडे पे था
ठीक है, जब वो 16 ईयर्स की हुई और उनको ये न्यूज़ मिली कि वो जो बच्ची है वो ठीक हो सकती है, उसकी आंखें वापस आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा, और वो क्या थी कि वी रिसीव्ड गुड न्यूज़ फ्रॉम अ डॉक्टर्स लेटर, ही सेड ही कुड हेल्प। ठीक है, तो जब डॉक्टर ने कहा कि वो हेल्प कर सकता है तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद क्या है, इसके बाद चीज़ें उनके लिए आसान होना शुरू हो गई। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द नरेटर यूज द कलर ब्लू टू सिंबलाइज समथिंग मीनिंगफुल टू द चाइल्ड। तो नरेटर ने यहाँ पर ब्लू कलर का जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो उसने किस चीज़ को सिंबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया है, क्या क्या मीनिंगफुल चीज़ थी जो चाइल्ड के लिए उसने यहाँ पे सिंबलाइज की है। तो ही टोल्ड हर टू लुक एट हिज ब्लू आईज एंड सेड दैट दे हैड वॉच्ड ओवर हर सिंस बर्थ। तो जो फादर है उसने क्या किया, उसने अपनी ब्लू आईज को जो है वो उसको बताया कि जो मेरी आंखें हैं ना ये है कलर ब्लू, और ये क्या है कि तुम्हें हमेशा से देख रही थी। दिस मेड ब्लू अ सिंबल ऑफ हिज कॉन्स्टेंट लव एंड प्रोटेक्शन। तो वहाँ पर वो जो ब्लू कलर था वो सिर्फ और सिर्फ एक कलर नहीं था, वो किसको सिंबलाइज कर रहा था, वो फादर के लव को, उसकी प्रोटेक्शन को और उसकी केयर को। In what way did the child's perception of the color blue change over time? तो जो बच्ची है उसका जो परसेप्शन था कलर ब्लू के बारे में वो किस तरह से टाइम के बाद जो चेंज हो गया, ओवर द टाइम वो चेंज कैसे हुआ। At first she did not know what blue was. Then she formed her own idea of it. तो शुरू में उसको आइडिया नहीं था कि ब्लू क्या है, वो अपने फादर से क्वेश्चन कर रही थी, फिर उसने उन सब चीज़ों को मिक्स करके अपना एक परसेप्शन बना लिया, उसने अपना एक आइडिया बना लिया कि ब्लू क्या है। फाइनली शी डिसाइडेड लव वॉज द कलर ब्लू। और फिर उसने क्या किया, एंड पे जो उसने चीज़ जो कंक्लूड की वो ये थी कि जो लव है उसका कलर क्या है, ब्लू है। इट चेंज फ्रॉम अननोन टू क्यूरियोसिटी टू मीनिंग। शुरू में वो अननोन चीज़ थी, फिर उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी कि वो क्या होगा, और फिर उसने क्या किया, अपने फाइनल एक उसने अपना एनालिसिस करके उसको एक आप कह सकते हैं कि फाइनल स्टेटमेंट दे दी कि वो क्या है, उसके लिए वो कलर लव है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, एलेबोरेट द राइम स्कीम ऑफ द गिवन पोम। तो राइम स्कीम हमने बहुत डिटेल में कल डिस्कस की थी कि वो क्या है, वो ए बी बी आ रही थी, राइट। हमने बहुत डिटेल में कल की क्लास में डिस्कस की थी। हम पहले स्टैंजा से ही देख लेते हैं। टोज एंड नोज ए, डाउन एंड ब्राउन बी। तो ए बी जो है वो इसकी टोन है, सॉरी इसकी राइमिंग स्कीम है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, लोकेट फ्रेजेस इन द पोम। अच्छा, अब अपने कौन कौन से फ्रेजेस को लोकेट करना है, क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था हमारे पास यहाँ पे, हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, उन्होंने बस ये कहा है लोकेट फ्रेजेस इन द पोम, आपने फ्रेजेस को लोकेट करना है। और कौन कौन से फ्रेजेस आ रहे हैं हमारे पास, तो बहुत सारे फ्रेजेस थे, उसमें से कुछ फ्रेजेस हमने लिख लिए हैं। फॉर लव एंड केयर टू बी, इसका मतलब क्या है, टू बी हर आइज इन लाइफ एंड हर हार्ट ऑफ साइट, ठीक है। फॉर स्ट्रगल हमारे पास जो फ्रेज यूज हुआ है, आई ट्राइड टू डिफाइन इट बट माई एफर्ट्स वर इन वेन। फॉर होप ही सेड ही कुड हेल्प एंड दैट दिस जस्ट माइट गिव द आइज ऑफ माई एंजल द गिफ्ट ऑफ साइट। अब द गिफ्ट ऑफ साइट भी एक आपके पास फ्रेज आ रहा है, फिर उसके बाद आइज ऑफ माई एंजल आपके पास एक फ्रेज आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें फ्रेजेस का इस्तेमाल किया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चंस थे इस पूरी पोइट्री से रिलेवेंट, चाहे वो एक्सरसाइज के अंदर के थे, चाहे वो आपके वाइल रीडिंग के थे, बिफोर रीडिंग के थे या आफ्टर रीडिंग के थे, तो हमने उन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को ये पोइट्री अच्छे से समझ आ गई होगी। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।